जब आपके देश में बोर्ड एग्जाम कैंसिल करा दिया जाए लेकिन इलेक्शन टाइम पर हो, जब आपके देश में शिक्षा से ज़्यादा सत्ता को महत्व दिया जाए, तो समझ लीजिएगा देश का भविष्य खतरे में है। जी हाँ, आज हम उन सब मुद्दों की बात करेंगे, किस तरह देश में सेकेंड वेव आई, किस तरह देश में केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए और कौन है इन सबका जिम्मेदार। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले साल लॉकडाउन में तो हम सभी रहे हैं, तो कहाँ ऐसी गलती हुई कि दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा और दोबारा हम वही जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए जो हमने एक साल पहले 2020 में जी थी। तो शुरुआत करते हैं पिछले साल के सितंबर से। सितंबर में केसेस आ रहे थे 93,000 पर डे के हिसाब से, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन 2021 की जनवरी फरवरी आते आते केसेस डाउन हो गए और केसेस 11,000 पर डे के हो गए और डेथ रेट भी बिलो 100 हो गया, मतलब पर डे 100 से भी कम लोग मर रहे थे। तो इस चीज़ को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने फरवरी एंड में चुनाव घोषित कर दिए कि इन 5 स्टेट में मार्च के अंदर हम चुनाव कराएंगे। स्टेट थे वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, कि मतलब इन 5 स्टेट में हम चुनाव करवा देंगे मार्च में। कोई बात नहीं, वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि केसेस काफी डाउन हो चुके थे। तो हम सब ये मान चुके थे कि कोरोना हमारे देश से जा रहा है और हम सबकी लाइफ दोबारा से पटरी पर आ रही थी, हम लोग नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर रहे थे। क्योंकि मार्च में इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज भी थी जिसमें स्टार्टिंग में क्राउड को अलाउड कर रखा था, लेकिन स्टार्टिंग के 2 मैच के बाद बीसीसीआई को ये बात समझ आ गई थी कि देश में कोरोना बहुत तेजी से भाग रहा है, तो उन्होंने अगले सारे मैच आने वाले बिना क्राउड के अलाउड कर दिए कि कोई भी क्राउड अब नहीं आएगा, जो मैच होगा विदाउट क्राउड होगा। लेकिन ये बात किसी ने जाके इलेक्शन कमीशन को नहीं बताई। उन्होंने इलेक्शन तो अलाउड कराए कराए, ऊपर से कैंपेनिंग भी अलाउ करा दी। मतलब कैंपेनिंग भी ऐसी नहीं, उच्च स्तर की कैंपेनिंग, उस स्तर की, जहां पर नेता को लोगों की जान की फिक्र बिल्कुल भी नहीं है, बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरी कैंपेनिंग में लोग कम ना जाए। इस तरह की हालत देख के मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार भी लगाई थी कि आप किस तरह इलेक्शन करवा रहे हैं, इस तरह तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन इसका कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा और इसमें भी हद तब हो गई जब जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनको भी वोट करने के लिए बुलाया गया। उनका अलग एक पूरा स्लॉट बुक किया गया कि आप इस टाइम आके वोट कर सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, वोट मिल गया आपको उनका। लेकिन नुकसान क्या हुआ, यूपी में 1600 से भी ज़्यादा टीचर्स जो कि वहाँ पे चुनाव करवाने के लिए बैठे हुए थे, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी इस वजह से। तो आपको वोट तो मिल गया लेकिन उस प्रोसेस में काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्योंकि ये मैं एक सबसे बड़ा फेलियर मानता हूँ गवर्नमेंट का कि अभी चुनाव करवाना, जब उनको पता था कि सेकंड वेव इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो वो चुनाव 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते थे। चुनाव करवाने से कुछ ज्यादा फर्क तो आया नहीं है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला आप जीते नहीं हो। सिर्फ पुडुचेरी में कुछ वोट के लिए चुनाव तो आपने भी नहीं करवाया होगा, इतना तो हम लोग भी जानते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल में चुनाव के टाइम से क्या हाल हुआ आपको ऑन स्क्रीन दिख ही रहा होगा कि वेस्ट बंगाल का स्केल सिर्फ और सिर्फ ऊपर गया है, नीचे नहीं आया है अभी तक। और उसके बाद तो इतना बुरा हाल हो गया वहाँ पे कि वहाँ पे फुल लॉकडाउन लगाना पड़ा। लेकिन क्या सिर्फ इलेक्शन की वजह से कंट्री के अंदर कोविड-19 फैला? तो ये कहना कहीं से कहीं तक सही नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टेट हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे थे लेकिन वहाँ पे भी कोविड बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था। तो आइए हम उन सब फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं कि क्या कारण रहे कि देश में कोरोना इतनी तेजी से बढ़ा। वैक्सीन मैत्री, ये एक ऐसा इनिशिएट था जिसके द्वारा हमने आसपास की कंट्रीज को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराई थी। काफ़ी हद तक सही भी है क्योंकि वो लोग सेफ रहेंगे तभी कहीं ना कहीं हम भी सेफ रहेंगे। इसको मैं कुछ इस तरह देखता हूँ कि मेरे पास 100 रुपये है और मेरा इलाज 150 रुपये में होगा, तो मैं 50 रुपये किसी और से मांगूँ, इसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 50 रुपये किसी और को दे रहा हूँ कि ले भाई तू अपना इलाज करा ले। सेम चीज़, मेरे पास कुछ वैक्सीन है और मेरी कंट्री में वैक्सीन चाहिए ज़्यादा, तो मैं किसी और से वैक्सीन मांगूँ, उसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी वैक्सीन और कंट्री को दे रहा हूँ कि ले भाई तुम लोग भी ठीक रहो। तो ये ठीक तो लगता है देखने में, जब तक कि सेकेंड वेव नहीं आई। इससे पहले हम इसकी तारीफ कर रहे थे कि हाँ भाई इंडिया सबको वैक्सीन दे रहा है, हम महान कंट्री हो गए, महान कंट्री हो गए। लेकिन जहाँ सेकेंड वेव आई समझ में आया कि वैक्सीन की ज़रूरत उनको उससे ज़्यादा हमें थी, क्योंकि पॉपुलेशन 130 करोड़ हमारी है, उनकी नहीं है। जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जहाँ पे सेकेंड वेव थर्ड वेव आई है, वो लोग अपनी पॉपुलेशन से ज़्यादा वैक्सीन अपने पास रिजर्व रख रहे हैं कि मैं अपने कंट्री के लोगों को वैक्सीन लगा दूं। और हम लोग क्या कर रहे थे, अपनी पॉपुलेशन से ज़्यादा वैक्सीन रखने की बात तो दूर है, जो वैक्सीन हमारे पास थी वो भी हमने आसपास की कंट्री को प्रोवाइड करवा दी। और अब हालत देश की ये हो गई है कि जो सेंटर हमें वैक्सीन लगाने के लिए खोले गए थे वो डे बाय डे वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वैक्सीन है ही नहीं लगाने के लिए। अदर डेवलप कंट्रीज को देख के कि वहाँ पे सेकेंड वेव थर्ड वेव आई है, यही वैक्सीन जो बाहर भेजी गई अगर हमारी कंट्री में रख ली गई होती तो शायद काफ़ी लोगों की जान बच जाती इस चीज़ से। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि 2021 खत्म होते होते हम सबको वैक्सीनेशन लगा देंगे। लेकिन आज के टाइम पे वैक्सीनेशन ड्राइव इतनी स्लो हो गई है, इतनी स्लो हो गई कि ग्राफ ऊपर जाने की जगह ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है।
और वैक्सीनेशन 2021 तक क्या, मुझे लगता है वैक्सीनेशन 2024 तक भी नहीं लग पाएगी सब लोगों को। और अब गवर्नमेंट ने क्या अलाउ कर दिया है कि और 3 नई कंपनी को ऐड कर लिया है कि आप भी कोवैक्सीन का फॉर्मूला लेके हमसे कोवैक्सीन बना सकते हो। यही चीज़ अगर पहले कर दी जाती तो आज कोवैक्सीन कम नहीं पड़ती, हमें वैक्सीनेशन सेंटर बंद नहीं करने पड़ते, वो चलते रहते और वैक्सीन भी हमारे पास काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में उपलब्ध होती। और इसके ऊपर अगर आप सवाल उठाते हो कि मोदी जी हमारी वैक्सीन विदेश में क्यों भेज दी गई, तो उसके बाद लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। मतलब कहीं से भी डेमोक्रेटिक कंट्री तो लग नहीं रही है, ऑलमोस्ट मोनार्की लग रही है कि आप अगर राजा के खिलाफ बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लोकतंत्र में अगर आप तारीफ सुन सकते हो तो आपको आलोचना भी सुननी चाहिए, क्योंकि कंट्री में बदलाव उसी से आता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस चीज को हमने इस तरह लेने की जगह हमने इस तरह ले लिया है, सारे जहां से आगे हिंदुस्तान हमारा। हर गलत चीज में हमारी कंट्री आपको आगे नजर आएगी, चाहे पॉपुलेशन की बात कर लो, चाहे कोविड-19 के केसेस की बात कर लो। पॉपुलेशन में भी हम ऑलमोस्ट चाइना के थोड़ा ही पीछे हैं, 2-3 साल में उनको भी क्रॉस कर देंगे। और रही बात कोविड-19 के केस की, तो वहाँ पे भी हम सेकंड नंबर पे हैं, जस्ट यूएसए के बाद हम ही हैं। तो और क्या क्या फैक्टर्स थे हमारी कंट्री में जिसके वजह से इतनी ज़्यादा केसेस बढ़े कंट्री के अंदर। सबसे पहला जो आता है वो आता है डेंसिटी। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो ब्राजील वर्ल्ड में 5th सबसे बड़ी कंट्री है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है और उसके बाद हमारा इंडिया आता है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ पॉपुलेशन की, तो ब्राजील की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 19 करोड़ 20 करोड़। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल हमारे इंडिया के एक स्टेट की जिसका नाम है यूपी, उसकी पॉपुलेशन है 21 करोड़ ऑलमोस्ट। तो आप देख लो, ब्राजील हमारे इंडिया से भी बड़ा है, लेकिन हमारे इंडिया का एक स्टेट पॉपुलेशन है ब्राजील को पीछे छोड़ चुका है। तो आप इस चीज से ये अंदाजा लगा लो कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। ब्राजील में हर 1 किलोमीटर के अंदर 25 लोग रहते हैं और हमारे यूपी में हर 1 किलोमीटर के अंदर 850 लोग रहते हैं। जब इतने ज्यादा लोग इतने पास पास रहेंगे तो ऑब्वियसली कोविड के केसेस फैलेंगे। जो अगला मैं मेन फैक्टर मानता हूँ वो है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है कि उनको किस तरीके का मास्क यूज करना है, पैनिक नहीं करना है, अगर बीमार पड़ते हैं दवाई कौन सी लेनी है, तो ये भी दिक्कत है। इसके बाद आता है इलिटरेसी, जो देश में बहुत ज्यादा है, मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है तो क्लीननेस पे, हाइजीन पे फोकस नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आता है प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं कि हमें 2 गज की दूरी रखनी है, किसी से हैंड शेक नहीं करना है, हमें हैंड सैनिटाइजर यूज करना है, तो ये नॉर्मल नॉर्मल से कुछ रूल्स है वो भी लोग फॉलो नहीं कर पा रहे। लोगों के मन में ये होता है कि मेरा दोस्त है, इससे मैं डेली मिलता हूँ, इसको क्या हुआ होगा, ये मेरे रिलेटिव है, मेरी फैमिली है। तो ये भी दिक्कतें दे रही है देश के अंदर कोविड केसेस को बढ़ाने के अंदर, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है और उसमें आप अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो उससे आपके कंट्री में केसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और अगला जो मेन रीजन है वो ये है कि म्यूटेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा ट्रांसफरेबल है। मतलब ये है कि अगर आप कोविड के रेंज में आते हो तो आपको कोविड होना ही होना है, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है पहले से, और उससे हमारी कंट्री में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहे। और उसके बाद क्या है कि स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ वो बहुत ट्रांसफरेबल भी है, बहुत जल्दी ट्रांसफर दूसरे में हो रहा है, और इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोगों का उससे बचना बहुत मुश्किल है। तभी इस बार हमारी कंट्री में डेथ रेट इतनी तेजी से ऊपर चढ़ गया है। इसके बाद जो अगला रीजन है देश में कोविड के बढ़ने का वो है आस्था। आस्था कभी भी आपके देश से बड़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वो ईद की शॉपिंग हो। कुंभ के मेले में कम से कम 90 लाख लोग आए थे। ये आपको मैं एक रो डाटा बता रहा हूँ, कहीं कहीं पे इतनी इन्फॉर्मेशन ये है कि 1.5 से 2 करोड़ लोग भी वहाँ पे आए थे। तो इतने ज़्यादा लोग जब एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो ऑलमोस्ट कोविड फैलेगा ही फैलेगा, और बहुत तेज़ी से फैलेगा। इसके बावजूद ईद की शॉपिंग, जब देश में कोविड फैल चुका है, जब लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बावजूद लोगों का इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होना, ईद की शॉपिंग करना, ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं होता। इन सब चीज़ों के बावजूद भी काफ़ी जानें बच सकती थी अगर दिल्ली सरकार सही से काम करती। दिल्ली सरकार ने तो ये बोल के हाथ खड़े कर दिए कि भैया ऑक्सीजन सेंटर से आती है, हमारी गलती कुछ नहीं है। ऑक्सीजन आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग रोकना आपके कंट्रोल में था। इतनी छोटी सी दिल्ली है, अगर आप सुबह घूमना स्टार्ट करो शाम तक घूम के वापस आ जाओगे। हरियाणा में इतनी ज़मीन पे तो लोगों के किले होते हैं, जितनी बड़ी हमारी दिल्ली है। उसमें अगर आप ब्लैक मार्केटिंग नहीं रोक पा रहे हो, मतलब बच्चे बच्चे को पता है कि 400 रुपये का इंजेक्शन 40,000 रुपये का मिल रहा है, अगर आप वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप किस तरह सोचते हो कि आप कल को देश चलाओगे पूरा पूरा। मतलब अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल किया जाता ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर तो मैं मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा जाने वहां से भी बच सकती थी। आप हर चीज़ के लिए सेंटर को ब्लेम नहीं कर सकते कि सेंटर काम नहीं करा, सेंटर काम नहीं करा। जिस टाइम स्टेट में इतनी ज़्यादा मौतें हो रही थी तो आपको एटलीस्ट ब्लैक मार्केटिंग तो रोकनी ही चाहिए थी। यहाँ तक कि यूएस के 40 बड़े बड़े सीईओ ने एक ग्रुप बनाया और हमारी कंट्री के लिए डोनेशन दिया, जिस टाइम पे हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े एक्टर्स सब चुप बैठे हुए थे। अब बात ये आती है कि हम इंडिविजुअल कैसे हमारी कंट्री की हेल्प कर सकते हैं, हम किस तरह काम आ सकते हैं देश के कि हम कोविड के केसेस को कम कर सके। तो देखिए, देश के काम आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्दी पहननी पड़े या आपको व्हाइट कोट पहनना पड़े। हम हर एक इंसान देश के काम आ सकता है। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि हमें अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलना है। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो हमें घर की दहलीज को क्रॉस
नहीं करना है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि देश में काफ़ी ज़्यादा कोविड केसेस कम हो जाएंगे। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि लोग घर से बाहर निकलते क्यों हैं। लोग घर से बाहर इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास काम नहीं है, तो काम की तलाश में बाहर निकलते हैं। क्योंकि घर के लोग भूखे हैं, उनको कुछ खिलाने के लिए कुछ कमाना पड़ेगा, इसलिए बाहर निकलते हैं। और देश बहुत ज़्यादा गरीब है, गरीब है तो वो हमेशा परेशानी से जूझता रहेगा। उस परेशानी से निकलने के लिए, चाहे वो खाने की हो चाहे वो जॉब की हो, इंसान को अपने घर की दहलीज पार करनी पड़ती है। तो इन सब का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है एजुकेशन। अगर देश में एजुकेशन अच्छी होएगी तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, बीमारी फैल ही नहीं पाएगी। दूसरा क्या है, एजुकेटेड बच्चा कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं से अपने लिए कुछ ना कुछ जॉब ढूंढ ही लेगा। और जॉब ढूंढ लेगा तो उससे घर में कभी भी हंगर की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और इन सब के बाद क्या होगा कि देश में से ऑटोमेटिकली पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। और पॉवर्टी खत्म हो गई तो ये जो बीमारियां है, जो ये पैंडेमिक है, ये हमारे कंट्री में फैलेगा नहीं। क्योंकि पॉवर्टी का मतलब क्या है, पॉवर्टी खत्म होती है, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो जाएगी और हंगर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो एक जो मेन सोल्यूशन है इस चीज का लॉन्ग टर्म का, वो ये है एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन ही आगे कभी दोबारा ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको टैकल करने में हमारी हेल्प करेगी। अगर आपको मेरे सुझाव अच्छे लगे हो और आपको अपना कोई सुझाव बताना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ यार, साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। जय हिंद।